नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की हम नदियां पढ़ रहे थे और राजस्थान की नदियों में हमने आंतरिक प्रवाह की नदियां हमने पढ़ ली है, ठीक है। और आंतरिक प्रवाह के बाद में हमने पढ़ी अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ, ठीक है। और अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों के बाद में हमने पढ़ी थी बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी। और बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों में मैंने 4 नदी बताई थी। 4 में से हमने गंभीर नदी पढ़ ली थी और बाणगंगा नदी पढ़ ली थी और 2 मुख्य नदी बची थी, एक में चंबल और एक बनास। और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे चंबल नदी और बनास नदी, ठीक है। तो पहले हम चंबल नदी की बात करते हैं। देखिए आप, चंबल नदी की बात करते हैं। ये देखिए आप, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों में चंबल नदी, ये बात करते हैं, ठीक है। तो चंबल नदी की देखिए डिटेल से एक बात ध्यान रखेंगे आप। क्या ध्यान रखेंगे? देखिए चंबल नदी की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट एक बार देखें। ये देखिए आप, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो अगर मैं चंबल नदी की पहले बात करूं, देखिए कॉन्सेप्ट में, ये विंध्याचल है, ये विंध्याचल पर्वतमाला है, ठीक है। राजस्थान के दक्षिण भाग में विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, ये विंध्याचल पर्वतमाला है, ठीक है। और इस विंध्याचल पर्वतमाला में एमपी में इंदौर से, एमपी में इंदौर में महू के निकट जनापाव की पहाड़ी से, जनापाव पहाड़ी से, महू के निकट एमपी में इंदौर जिले की बात करें तो जनापाव की पहाड़ी से, ठीक है, एक नदी का उद्गम होता है। इस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी है, ठीक है। तो चंबल नदी यहाँ से निकलने के बाद में, देखिए आप, चंबल नदी यहाँ से निकलने के बाद में ये राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ में, रावतभाड़ा चित्तौड़ में प्रवेश करती है, ठीक है। चित्तौड़ की बात करें, ठीक है। तो चित्तौड़ 84 के पास में प्रवेश करने के बाद में ये जाती है चित्तौड़ के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में देखिए आप ये जाती है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में जाती है करौली, करौली के बाद में जाती है धौलपुर और धौलपुर के बाद में जाती है यमुना नदी में। किस में जाती है? यमुना नदी में। ये है आपकी यमुना नदी, इटावा के पास में जाती है, इटावा यूपी में चली जाती है और कहाँ चली जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये चंबल नदी है। तो आप बताएंगे सर सबसे पहले ये कहाँ आई? तो आप बताएंगे सबसे पहले ये आई चित्तौड़ में। कहाँ प्रवेश करती है? चित्तौड़ में, 84 ठीक है, 84 में प्रवेश करती है चित्तौड़, 84 में प्रवेश करती है। इसके बाद में क्रम से आप ध्यान रखेंगे, कोटा में प्रवेश करती है, कोटा में जाती है, कोटा के बाद में कहाँ जाती है? बूंदी में जाती है, ठीक है। बूंदी के बाद में कहाँ जाती है? तो अब बूंदी के बाद में देखिए ये जाती है सवाई माधोपुर, माधोपुर, सवाई माधोपुर में जाती है। क्रम ध्यान रखेंगे, यानी ये जो क्रम है ना, ये जिलों का क्रम, ये क्या है? उद्गम से मुहाने की ओर जा रहे हैं। जब ऊपर से आप क्रम नीचे लेंगे तो वो मुहाने से उद्गम की ओर है। एलडीसी में क्वेश्चन पूछा भी गया है, चंबल नदी का निम्न में से मुहाने से जिलों का क्रम क्या है? तो वो तो हमारे जल्दीबाजी रहती है, हमें तो क्या है बस चित्तौड़, कोटा, बूंदी, हाँ ये सही है। वो पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। तो इसके बाद में कौन सा आता है? करौली आता है। करौली के बाद में कौन सा आता है? धौलपुर, धौलपुर आता है, ठीक है। ये देखिए आप, ये धौलपुर आ गया। तो देखिए चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन जिलों का क्रम ध्यान रखेंगे। टोटल कितने जिले होंगे? 6 जिले होंगे। तो अगर मैं इधर से बात करूँ 6 जिलों की, तो ये तो हो गया क्रम कौन सा, ये क्रम कौन सा हो गया? तो आप बताएंगे सर ये है उद्गम से मुहाने की ओर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हो इस बात को, ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर कहाँ चली जाती है? यूपी में चली जाती है, ठीक है, और मिल जाती है। इस प्रकार से हम इस नदी को अब डिटेल से देखेंगे। तो अब देखिए, अब चंबल नदी को हम डिटेल से देखते हैं, ठीक है। तो देखिए चंबल नदी की हम डिटेल से बात करें तो ये देखिए चंबल नदी का उद्गम यहाँ से होता है, मानते हैं, ठीक है। और चंबल नदी का उद्गम
ठीक, ये चंबल नदी है, ठीक है, ये चंबल नदी है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा एमपी से हो रहा है। ठीक है, एमपी से हो रहा है, हमने देख लिया कहाँ से होता है एमपी में, वो बात मैंने बता दी। ठीक है, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक, अब ये राजस्थान में प्रवेश करती है, देखिए आप यहाँ राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ राजस्थान में प्रवेश, और राजस्थान में प्रवेश, और राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है ये मैंने बता दिया, चित्तौड़गढ़ चौरासीगढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है, अब राजस्थान से पहले इसमें देखिए क्या क्या याद करना है। राजस्थान से पहले एमपी, ठीक है, राजस्थान से पहले आप एक बात ध्यान रखेंगे, उद्गम इसका कहाँ हुआ, तो आप बताएंगे सर इंदौर से हुआ, इंदौर। इंदौर के बाद में आता है इसमें उज्जैन, ये उज्जैन से बहती है, उज्जैन से बाद में बहती है रतलाम, रतलाम, रतलाम के बाद में ये बहती है मंदसौर, मंदसौर, और मंदसौर के बाद में बहती है नीमच। ये देखिए आप, ठीक है, तो इस प्रकार से एमपी में बहती है पहले इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और नीमच। ठीक है, जैसे ही मंदसौर में आती है, और मंदसौर में जैसे ही आती है इस पर एक बांध है। ठीक है, उस बांध का नाम क्या है, गांधी सागर, गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध है, जो कहाँ स्थित है, मंदसौर में। ये रामपुरा और भानपुरा, रामपुरा भानपुरा पठारों के मध्य स्थित है। रामपुरा भानपुरा पठारों के मध्य स्थित मंदसौर में बांध है गांधी सागर बांध, जो चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, फिर नीमच में जाती है, फिर राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। क्रम ध्यान रखेंगे आप, ध्यान रखिए। अब राजस्थान में प्रवेश करने से पहले इसमें एक नदी उज्जैन से निकलती है। ठीक है, उज्जैन से एक नदी निकलती है, और वो मंदसौर के पास में जाकर इस नदी में जाती है। एक नदी और निकलती है, और वो नीमच में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इस नदी का नाम है सिप्रा नदी, सिप्रा नदी, उज्जैन सिप्रा नदी पर स्थित है। ठीक है, और इस नदी का नाम है छोटी काली सिंध, छोटी काली सिंध नदी, छोटी काली सिंध नदी। ये देखिए आप, राजस्थान में प्रवेश करने से पहले इसमें दो नदी मिलती है, सिप्रा नदी और छोटी काली सिंध, दोनों ही नदी एमपी से आती है। ठीक है, सिप्रा नदी पर कौन स्थित है, तो आप बताएंगे उज्जैन शहर स्थित है। राजस्थान में तो यहाँ प्रवेश, राजस्थान से पहले इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, राजस्थान से पहले इसमें दो सहायक नदियाँ याद रखेंगे, और राजस्थान से पहले एक बांध आ गया, उसका नाम गांधी सागर बांध। कहाँ से निकलती है, एमपी, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच। बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए, आप राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में इसमें क्या ध्यान रखना है, राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में इसमें ध्यान रखना है, एक नदी इसमें मिलती है छोटी, उसका नाम है ईज नदी। इसमें एक नदी मिलती है, उसका नाम ईज नदी है। देखिए, ईरू नदी अलग है, ईरू नदी माही नदी की सहायक नदी है। ईरू जब आई थी पिछली क्लास में, वो माही की सहायक नदी, ये ईज नदी है। ठीक, ये ईज नदी है जो चित्तौड़ से आती है और चित्तौड़ में मिल जाती है। ये चित्तौड़ से आती है और चित्तौड़ में मिल जाती है। ठीक, एक नदी आती है, उसका नाम है ब्राह्मणी नदी। इस नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी या बामणी नदी। ये भी कहाँ से आती है, चित्तौड़ से आती है। चित्तौड़ में हरिपुरा गांव की पहाड़ी से आती है और चित्तौड़ में ही मिल जाती है। और जहाँ ब्राह्मणी नदी मिलती है वहाँ पर भैंसरोडगढ़ अभयारण्य स्थित है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी और इन दोनों नदियों के संगम पर यहाँ पर भैंसरोडगढ़ अभयारण्य स्थित है। तो मैं लिख देता हूँ भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य कौन सी नदी के संगम पर स्थित है, ब्राह्मणी और चंबल नदी के संगम पर स्थित है। बात समझ रहे, कहाँ स्थित है, चित्तौड़। भैंसरोडगढ़ कहाँ पड़ता है, चित्तौड़ में। ठीक है,
और भैंसरोडगढ़ में थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक चूलिया जलप्रपात आता है। कहाँ आता है? चूलिया जलप्रपात आता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात, इस पर एक चूलिया जलप्रपात आता है, ठीक है, भैंसरोडगढ़ के पास में। फिर देखिए इसमें बांध आते हैं, फिर इसमें बांध याद रखने हैं। एक तो बांध ध्यान रखना, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में। फिर आता है इसमें जवाहर सागर, फिर आता है कोटा बैराज बांध। 3 बांध आते हैं, ठीक है। तीनों ही बांध आपको ध्यान रखने हैं। 3 बांध कौन कौन से? एक बांध तो है राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, इस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध। ये राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। ये है जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध, ये कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर ये कोटा में स्थित है, ठीक है। एक बांध आता है इसमें कोटा बैराज, कोटा बैराज जिसमें सिंचाई बांध के नाम से भी जानते हैं, ये भी कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। 3 बांध आते हैं इसमें चूलिया जलप्रपात के बाद में। बात समझ पा रहे हैं? इसके बाद में देखिए आप क्या ध्यान रखेंगे, इसमें बाद में एक बात ध्यान ये रखेंगे, इसमें एक सहायक नदी मिलती है चाकण, मेज, मांगली, घोड़ा पछाड़, ठीक है, कुनाल। ये तो है कुराल नदी। ऊपर माल के पठार से निकलती है। ऊपर माल का पठार कहाँ स्थित है? आप सबको पता है भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है। ये सब जो एरिया है, ये सब एरिया, ये बूंदी का एरिया है। किसका एरिया? ये बूंदी की बातें हो रही है, ठीक है। यहाँ जो ये जो एरिया है ना, ये चित्तौड़ का एरिया, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एरिया है ना, ये कौन सा एरिया? चित्तौड़, कोटा का एरिया। किसका है? कोटा का है। मेरी बात समझ पा रही? ये जो एरिया है, ये जो एरिया, ये किसका है? कोटा का एरिया है, ठीक है। तो कोटा में 2 बांध आ गए, ठीक है। कोटा में ये एरिया किसका है? कोटा का है। ये किसका? कोटा, ये कोटा में है, ठीक है। एक बूंदी से एक छोटी नदी आती है, उसका नाम है घोड़ा पछाड़ है, घोड़ा पछाड़। बूंदी से निकलती बिजोलिया झील से, बिजोलिया झील बूंदी में पड़ती है, जबकि बिजोलिया क्षेत्र पड़ता है भीलवाड़ा में, ठीक है। कुराल नदी होगी बूंदी में, ये बूंदी में जा रही है। देखिए आप, ये नदी कौन सी है? इधर से आ रही है, उसका नाम है मेज नदी। मेज नदी भीलवाड़ा से आती है। मांगली इसकी सहायक नदी है, मांगली नदी, मांगली नदी मेज नदी की सहायक नदी है। और मांगली की सहायक नदी कौन सी है? घोड़ा पछाड़। और मांगली नदी पर बूंदी में भीमलत जलप्रपात स्थित है, भीमलत जलप्रपात स्थित है। भीमलत जलप्रपात किस पर स्थित है? मांगली नदी पर स्थित है। भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? मांगली नदी पर स्थित है, ठीक है। और मांगली की सहायक नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे सर घोड़ा पछाड़ है। और मेज नदी कौन सी है? देखिए मेज नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे सर मांगली। और मांगली की सहायक नदी कौन सी है? घोड़ा पछाड़ है। ये 3 नदियां हैं, ध्यान रखेंगे आप। 3 नदी बताए, मेज की सहायक मांगली, मांगली की सहायक घोड़ा पछाड़, कुनाल एक अलग नदी है, कुराल सॉरी, कुराल एक अलग नदी है जो कहाँ जा रही है? बूंदी में। ये सब बूंदी में आके मिल रही है। इसका नाम है चाकण नदी है, जो बूंदी से निकलती है और बूंदी में मिल जाती है। इसका नाम है चाकण, चाकण परियोजना स्थित है, इस पर ध्यान रखना, चाकण नदी। ये सब कहाँ आ रही है? बूंदी में आ रही है। ये प्रवेश से लेकर यहाँ तक चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। इस चित्तौड़गढ़ से आगे वाला ये कोटा है, कोटा से आगे वाला ये बूंदी है, बूंदी से आगे वाला है सवाई माधोपुर, फिर करौली, ठीक है ना। इस हिसाब से चलती है। अब देखिए इसमें और नदियां कौन सी आती हैं वो देखिए आप। इसमें एक नदी आती कोटा के नंदेरा में मिलती है, इस नदी का नाम है काली सिंध नदी। ये देखिए आप, काली सिंध नदी, ये देखिए आप, काली सिंध नदी कोटा के ननेरा में। ये कोटा ननेरा है, कोटा का कौन से स्थान है? कोटा ननेरा,
कोटा के ननेरा में एक नदी मिलती है, उस नदी का नाम है काली सिंध। काली सिंध नदी, काली सिंध नदी कहाँ से आती है? देवास से आती है। देवास एमपी से आती है और राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? देवास से आती है लेकिन रायपुर में प्रवेश करती है। ठीक है, राजस्थान में रायपुर प्रवेश करती है, रायपुर में प्रवेश करती है, झालावाड़ में प्रवेश करती है। देवास से आती काली सिंध नदी। काली सिंध नदी की सहायक नदी देखिए, एक तो इसमें नदी मिलती है, उस नदी का नाम क्या है? एक तो इसमें नदी मिलती है चोली नदी। चोली नदी झालावाड़ से आती है और झालावाड़ में इस नदी में मिल जाती है चोली नदी। इसमें एक नदी मिलती है, इसकी सहायक नदी एक नदी है, उसका नाम क्या है? आहू नदी है। कौन सी नदी है? आहू नदी। आहू नदी कहाँ से आती है? एमपी से आती है। एमपी में कहाँ से आती है? सुसनेर की पहाड़ी से। सुसनेर की पहाड़ी से आती है और नंदराय नामक स्थान पर झालावाड़ में प्रवेश करती है। और ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पर क्या स्थित है? गागरोन दुर्ग स्थित है। गागरोन दुर्ग स्थित है। दोनों नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग, और दोनों नदियों संगम को क्या कहते हैं? सामेला कहते हैं। क्या कहते हैं? सामेला। दोनों नदियों के संगम को किस नाम से जानते हैं? सामेला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गागरोन दुर्ग स्थित है। ठीक है, इसमें एक सहायक नदी मिलती है जो पीपलाज मिलती है। झालावाड़ में पीपलाज नदी इसमें सहायक नदी मिलती है। और इन दोनों नदियों के संगम पर ध्यान रखेंगे मुकुंदरा हिल्स स्थित है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। उसका नाम है पीपलाज नदी। किसकी सहायक नदी है? आहू की सहायक नदी है। और झालावाड़ में इन दोनों नदियों के संगम पर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, इसके बाद में एक नदी इसमें और मिलती है, उस नदी का नाम है चंद्रभागा, जो झालावाड़ में मिलती है। उसका नाम है छोटी नदी है, झालावाड़ से निकलती है, चंद्रभागा नदी। और चंद्रभागा नदी के किनारे एक मेला लगता है, उसका मेले का नाम है चंद्रभागा मेला लगता है। चंद्रभागा नदी के किनारे झालावाड़ में चंद्रभागा पशु मेला लगता है। ठीक है, तो मैंने देखी चोली नदी मिलाई है, आहू नदी मिलाई, आहू में मैंने मिलाई पीपलाज और एक चंद्रभागा मिलाई है। बात समझ पा रहे हैं? झालावाड़ में इस नदी पर हरिश्चंद्र बांध स्थित है। झालावाड़ में इस नदी पर, मैं झालावाड़ को जे लिख देता हूँ। ठीक है, झालावाड़ में इस नदी पर क्या है? हरिश्चंद्र बांध स्थित है। बात समझ पा रहे? ठीक है, अब इसके बाद में एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम पार्वती नदी है। और पार्वती नदी इसमें जाकर मिलती, परवन नदी है, परवन नदी इसमें जाके मिलती है। ये देखिए आप, जहाँ पर ये मिलती है यहाँ पर मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। झालावाड़ में, मैं जे लिख देता हूँ, झालावाड़ में मनोहर थाना दुर्ग स्थित है इन दोनों के संगम पर। कौन सी नदी है ये? परवन नदी है। कौन सी नदी है? परवन नदी। कहाँ से आती है परवन नदी? एमपी से आती है, मालवा के पठार से। एमपी से आती है, मालवा के पठार से आती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ। ठीक है, एमपी से मालवा के पठार से आती है। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है, इसमें एक नदी मिलती है छोटी नदी, उसका नाम क्या है? निमाज। इसमें एक नदी और मिलती है एमपी से आती है, उसका नाम कालीखो। इसमें एक नदी मिलती है, उसका नाम कालीखो है। इसमें एक नदी मिलती है, उसका नाम क्या है? निमाज। ये दोनों ही कहाँ से आती है? एमपी से आती है। ये भी एमपी से आती है और ये भी एमपी से आती है, निमाज और कालीखो। ठीक है, और कालीखो ये दोनों मिलती है तो झालावाड़ में, ये भी कहाँ मिलती है? झालावाड़ में। मैं लिख देता हूँ जैसे झालावाड़, जैसे झालावाड़, ये कहाँ मिलती है? झालावाड़ में मिलती है। ठीक, किसकी सहायक नदी है? परवन की सहायक। परवन किसकी सहायक है? काली सिंध की सहायक नदी है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। मनोहर थाना दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, कौन सी नदियों के संगम पर? कालीखो और परवन नदी के संगम पर स्थित है। बात समझ पा रहे हैं? ये देखिए, अब देखिए एक बात और ध्यान रखेंगे,
इसमें एक नदी मिलती है, उस नदी का नाम है पार्वती नदी। ये चंबल नदी आगे जाती है, ठीक है, आगे जाती है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से एक नदी आती है, उस नदी का नाम मैं लिख देता हूँ। इस नदी का नाम है, ये देखिए आप, ये नदी है पार्वती नदी। कौन सी नदी है? पार्वती नदी है। ये पार्वती नदी कहाँ से आती है? एमपी से आती है। कहाँ से आती है? एमपी से आती है। और राजस्थान में 2 बार सीमा बनाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य 2 बार सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? पार्वती नदी है। और इस सवाई माधोपुर की सीमा में, सवाई माधोपुर की सीमा में जाकर मिल जाती है। और यहीं से एक नदी आती है श्योपुर, श्योपुर से एक नदी आती है, श्योपुर, श्योपुर एमपी से एक नदी आती है, उसका नाम है सीप नदी, सीप नदी। और सीप नदी श्योपुर और सवाई माधोपुर की सीमा से आती है, ठीक है। ऑप्शन में श्योपुर नहीं तो सवाई माधोपुर, ठीक है, लेकिन श्योपुर एमपी आएगा, ठीक है। ये सवाई माधोपुर की सीमा में मिल जाती है। और जहाँ पर ये मिलती है वहाँ पर एक नदी और आती है, उस नदी का नाम है बनास। इस नदी का नाम क्या है? बनास नदी है। बनास नदी कहाँ से आती है? आपको पता है, राजसमंद से आती है। और ये त्रिवेणी संगम होता है यहाँ पर, ये है त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम होता है। और इस त्रिवेणी संगम का नाम क्या है? रामेश्वर में होता है। कहाँ होता है? रामेश्वर, सवाई माधोपुर खंडार तहसील, सवाई माधोपुर खंडार तहसील में होता है, ठीक है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम हो रहा है। सीप नदी, बनास नदी और चंबल नदी का त्रिवेणी संगम हो रहा है। फिर चंबल नदी आगे चलती है और आगे जाती है और ये यमुना नदी में मिलती है, ठीक है। ये यमुना नदी, यमुना, ये यमुना नदी है। बात समझ पा रहे हैं? यमुना नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? इटावा में मिलती है, इटावा में मिलती है, यमुना नदी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? चंबल नदी। अब आप ध्यान रखेंगे, पार्वती के बाद में यहाँ से कुनू नदी आती है एमपी से, एमपी से एक नदी आती है, उसका नाम है कुनू नदी। देखिए कुकुन नदी अलग है, कुकुन नदी भरतपुर में बहती है, ये कुनू नदी है, ठीक है। तो कुनू नदी आती है और ये 12 में, ठीक है, 12 राजस्थान में 2 बार प्रवेश करती है, 12 में प्रवेश करती है, ठीक है। मुसेड़ी 12 में प्रवेश करती है, 2 बार प्रवेश करती है 12 में, मुसेड़ी 12 में प्रवेश करती है, फिर वापस एमपी में चली जाती है, फिर गोवर्धनपुरा में प्रवेश करती है, कोटा में, गोवर्धनपुरा में प्रवेश करती है, कोटा में। ऐसे राजस्थान में 2 बार प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? कुनू नदी है। और कुनू नदी की एक खासी ध्यान है कि 2 बार प्रवेश करती है, ये 2 बार सीमा बनाती है, ये 2 बार क्या बनाती है? सीमा बनाती है, 2 बार। इस राजस्थान और एमपी के मध्य 2 बार सीमा बनाती है, ये खासियत इसकी। ये 2 बार प्रवेश करती है, 2 बार प्रवेश करती है, दोनों की खासियत ये। अंतिम सहायक नदी है ये, अंतिम सहायक नदी है, अंतिम सहायक नदी है। राजस्थान में चंबल नदी में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी? कुनू नदी। ये भी सवाई माधोपुर की सीमा में जाकर आगे मिल जाती है, ठीक है। फिर नदी कहाँ चली जाती है? इसमें चली जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझे होंगे कि कौन कौन सी नदी है। देखिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए आप, यहाँ से देखिए आप, एक बार जल्दी से देखिए आप, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। इंदौर से निकलती है, ठीक है, इंदौर से निकलती है, ठीक है। और इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच में बहती है। राजस्थान में प्रवेश करने से पहले, राजस्थान में प्रवेश करने से पहले इसमें कितनी बातें ध्यान रखनी, कहाँ बहती है। और 2 नदियाँ सहायक नदी मिलती है, और गांधी सागर बांध है जो रामपुरा और भानपुरा पठारों के बीच में है, ठीक है। फिर जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करती है तो इसमें 2 नदियाँ मिलती है, एक तो मिलती है ईज और एक मिलती है ब्राह्मणी, ठीक है। ब्राह्मणी नदी भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, दोनों के संगम पर कौन सा अभ्यारण्य? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य स्थित, ठीक है, ठीक है। फिर आता है चूल्हे जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर 3 बांध आते हैं, ये ध्यान रखेंगे, एक बांध आता है चित्तौड़ में और 2 बांध आते हैं कोटा में, ठीक है। फिर एक नदी, फिर ये ऊपर वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं? वो दाईं ओर से आने वाली नदियाँ हैं। दाईं ओर से आने वाली पहली नदी कौन सी? कुराल है। कुराल ऊपरवाल के पठार से आती है, बूंदी में जाके मिल जाती है। फिर कौन सी आती है? मेज आती है, मेज भी बूंदी में मिलती है। मेज में कौन सी मिलती है? मांगली, और मांगली पर भीमताल जलप्रपात स्थित है, कहाँ? बूंदी में। और बूंदी में इसमें एक छोटी नदी मिलती है, देखिए ये मिला दी है, ठीक है, कौन सी? घोड़ा पछाड़, ठीक है। घोड़ा पछाड़ परवन की सहायक नदी भी है, ध्यान रखेंगे आप, घोड़ा पछाड़ परवन की सहायक नदी भी है और घोड़ा पछाड़ मांगली नदी की सहायक नदी भी है, ठीक है। फिर
बाई ओर से एक नदी तो कौन सी होगी, कुरान पढ़ ली, ठीक है। दूसरी मुख्य नदी कौन सी थी, मेज थी। तीसरी कौन सी थी, चाकड़। लेकिन मेज में भी दो मिल रही है, एक तो मांगली, और मांगली में कौन सी मिल रही है, घोड़ा पछाड़, ठीक है। तो ये तीनों ही नदियां कहाँ आ रही है, बूंदी में मिल रही है। ये तो थी ऊपर का मामला, ठीक है। अब मैं नीचे की बात करता हूँ। नीचे में सबसे पहले नदी कौन सी याद करनी, काली सिंध। काली सिंध कहाँ मिल रही है, कोटा नंदेरा मिल रही है, ठीक है। काली सिंध में कौन सी मिल रही है, चोली, झालावाड़ में मिलती छोटी। काली सिंध में मिल रही है आहू, कहाँ पर, गागरोन दुर्ग के पास में। फिर आहू में मिलती पिपलाज, कहाँ पर, मुकुंदरा हिल्स के पास में, ठीक है। फिर चंद्रभागा नदी मिलती किसमें, आहू में, ठीक है। फिर परवन नदी आती है किसमें, काली सिंध में। परवन नदी आती है किसमें, काली सिंध में। और कहाँ आती है, मनोर थाना दुर्ग के पास में, झालावाड़ के पास में आती है। कौन सी नदी, परवन नदी। फिर परवन में भी दो नदियाँ मिलती हैं, कौन सी, निमाज और कालीखो। दोनों ही कहाँ से आती है, एमपी से। जहाँ पर कालीखो मिलती है, ये दोनों झालावाड़ में मिल रही है, देखिए आप, दोनों ही झालावाड़ में मिल रही है। जहाँ पर ये कालीखो नदी मिलती है झालावाड़ में, वहाँ पर मनोर थाना दुर्ग स्थित है। ये कौन सा दुर्ग है, ठीक है, गागरोन दुर्ग है। यहाँ कौन सा है, अच्छा, मनोर थाना दुर्ग, ये देखिए आप, अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए मनोर थाना दुर्ग कहाँ स्थित है, ये देखिए आपने, ये थोड़ा गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। मनोर थाना दुर्ग कहाँ स्थित है, ठीक है। मनोर थाना दुर्ग कहाँ स्थित है, परवन नदी और काली सिंध नदी के संगम पर है, वो नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसी काली सिंध नदी पर एक बांध, उसका नाम क्या है, हरिश्चंद्र बांध, जो कहाँ स्थित है, झालावाड़ के पास में, कोटा और झालावाड़ की सीमा पर है, ठीक। तो इस प्रकार से नदियाँ मिल रही हैं। मुख्य नदी कौन सी, काली सिंध है। काली सिंध में मिलने वाली कौन सी, आहू है। और काली सिंध में मिलने वाली परवन है। और बाकी परवन में मिल रही है और आहू में मिल रही है, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए आप, यहाँ से देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए, पार्वती के बाद में कौन सी नदी मिल रही है, पार्वती, परवन के बाद में कौन सी मिल रही है, पार्वती। पार्वती नदी एमपी से निकलती, दो बार सीमा बनाती, ठीक है, भारत और राजस्थान और एमपी के मध्य। फिर श्योपुर से एक नदी एमपी से जाती है, वो मिल जाती है सोयामाधोपुर रामेश्वर में। फिर ऊपर से आती है बनास नदी और त्रिवेणी संगम बनाती है। इसी मीणाओं का प्रयागराज भी कहते हैं, ठीक है, मीणाओं का प्रयागराज भी कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और पार्वती के बाद में कौन सी, कुनू नदी है, और कुनू अंतिम सहायक नदी है, ठीक है। और दो बार राजस्थान में, दो बार प्रवेश करती है, एक तो 12 में प्रवेश करती है, फिर वापस एमपी में चली जाती है, और गोवर्धनपुरम प्रवेश करती है कोटा में, फिर वापस एमपी में चली जाती है। इस प्रकार से राजस्थान में दो बार प्रवेश करती है। फिर ये पूरा पानी यमुना के, सॉरी, चंबल के द्वारा यमुना में जाता है, इटावा के पास में। बात समझ पा रहे हैं। तो ये जो है, ये तो सब नीचे की, ये देखिए आप, ये दक्षिण भाग की सहायक नदियाँ हैं, ये देखिए आप, इतना ध्यान रखेंगे क्रम से, ठीक है। तो आहू, चोली, काली सिंध, परवन, पार्वती, कुनू, ये सब कौन सी नदियाँ हैं, जो दक्षिणी भाग से जा रही हैं। या ऐसे भी कर सकते हो, ये भी बता सकते हो, सर ये दाईं ओर से आने वाली नदी है और ऊपर से बाईं ओर से आने वाली। ऊपर वाली बता देता हूँ, देखिए आप, देख लो आप, ऊपर वाली देख लीजिए, ये देख लीजिए ऊपर वाली, ऊपर वाली कौन कौन सी आ रही है, देख लीजिए आप आराम से। ऊपर सर एक तो एक आ रही है, कौन सी, ये देखिए आप, ये देखिए, अब आराम से देख लीजिए ऊपर से कौन सी आ रही है। पहले नंबर पे ईज, फिर कौन सी आ रही है, ब्राह्मणी, फिर कौन सी आ रही है, कुराल, फिर आ रही है मांगली, फिर मेज, चूड़ा पछाड़, चाकड़ और बनास, ठीक है। बांध ध्यान रखने, ठीक है, ये ध्यान रखने। तो चलो अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं, ठीक है। तो थ्योरी में देखें, ये देखिए आप, थ्योरी देखेंगे इसकी अब। तो देखिए थ्योरी में मैं बात करूं, चंबल नदी की थ्योरी है, चंबल नदी की मैं थ्योरी की बात करूं, ठीक है। चंबल नदी की थ्योरी की बात करते हैं। क्लास में यार, राजस्थान यूनिवर्सिटी, हाँ, 12, 12, 13, 14 में करियो, हाँ हाँ, ठीक है, वो क्लास में ऊपर बताऊँगा ना, हाँ, नहीं फर्स्ट को नहीं, सेकंड है। हाँ, तो देखिए चंबल नदी की बात कर रहे थे, इसके फैक्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसके फैक्ट में देखिए आप, उद्गम ध्यान रखेंगे, उद्गम, ठीक है। उद्गम मैंने बता दिया एमपी में होता है, कहाँ से होता है, इंदौर से। शॉर्ट में आप देखिए इसके फैक्ट देख लीजिए डायरेक्ट।
उपनाम की मैं बात करूं, उपनाम, तो आप बताएंगे सर उपनाम इसको नित्यवाहिनी, ठीक है, नित्यवाहिनी कहते हैं, ठीक है, नित्यवाहिनी कहते हैं। और क्या कहते हैं, सदा नीरा, सदा नीरा, ठीक है, चरमवती, नित्यवाहिनी, सदा नीरा, चरमवती, ठीक है, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु, ठीक है, ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की, राजस्थान में सबसे लंबी नदी है, यही बात है, ठीक है। ये फैक्ट मतलब उद्गम का फैक्ट हो गया, उपनाम का फैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र का ध्यान रखना, प्रवाह क्षेत्र, देखिए मैं प्रवाह क्षेत्र की बात करता हूँ। प्रवाह क्षेत्र आप बताइए, प्रवाह क्षेत्र में सबसे पहले कौन सा आएगा, फटाफट बता दिए। चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में कोटा, फिर आएगा बूंदी, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में धौलपुर, धौलपुर। प्रवाह में राज्य पूछे तो, और राज्यों में प्रभाव पूछे तो राज्य, तो आप बताएंगे सर सबसे पहले एमपी, एमपी के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में यूपी, यही प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। तो उद्गम, उपनाम, प्रवाह क्षेत्र, ठीक है, और प्रवाह क्षेत्र। अब इसके बाद में देखिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लंबाई की मैं बात कर लूँ थोड़ी सी, लंबाई, अगला फैक्ट देखते हैं हम, लंबाई की बात करते हैं। लंबाई के संबंध में आप इतना ध्यान रखेंगे, टोटल लंबाई कितनी है, 966 किलोमीटर है, कुल लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे सर 966 किलोमीटर है, ठीक है, कुल लंबाई है। लेकिन राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में देखिए एक तो 135 किलोमीटर राजस्थान में बहती है, और 315 किलोमीटर ये कहाँ बहती है, 315 किलोमीटर ये कहाँ बहती है, एमपी में बहती है, और 185 किलोमीटर कहाँ बहती है, तो आप ध्यान रखेंगे यूपी में बहती है, और 241 किलोमीटर ये कहाँ बहती है, ये किलोमीटर में ध्यान रखेंगे। अब ये भी किलोमीटर है और ये भी किलोमीटर है, ये क्या बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। किस किस के साथ में बनाती है, ये एमपी और राजस्थान की सीमा, राजस्थान एमपी और प्लस से और राजस्थान के मध्य ये क्या बनाती है, सीमा बनाती है, ठीक है। इस हिसाब से टोटल कितनी होगी, 966 होगी। अब देखिए राजस्थान में कितनी बहती है, एमपी में कितनी, यूपी में कितनी, और सीमा कितनी, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी बनाती है, 241 बनाती है। बात समझ पा रहे हैं, तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब अंतर्राज्यीय सीमा की मैं बात करूं, अंतर्राज्यीय सीमा कहाँ कहाँ बनाती है, तो देख लीजिए अगला पॉइंट क्या है, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अंतर्राज्यीय सीमा में एक बात आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे अंतर्राज्यीय सीमा में, कि देखिए अंतर्राज्यीय सीमा ये सवाई माधोपुर, माधोपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है, ये देखिए आप, ये क्षेत्र, ठीक है। देखिए सवाई माधोपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, 3 जिले, 3 मैं इधर जिले लिख रहा हूँ, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए श्योपुर, मुरैना और भिंड, एमपी के, ये किसके, ये एमपी के, ये ऊपर वाले राजस्थान के। तो एमपी और राजस्थान के मध्य ये सब एमपी के, ठीक है, ये भी एमपी का, ये भी एमपी का, और ये भी एमपी का, ये राजस्थान के जिले, ठीक है। तो राजस्थान के 3 जिले हैं इधर, ठीक है। आप बताएंगे सर राजस्थान में सवाई माधोपुर से धौलपुर के मध्य 241 है, और यहाँ श्योपुर से भिंड के बीच में 241 है, यानी ये टोटल सीमा कितनी है, तो आप बताएंगे 241 किलोमीटर सीमा ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। एमपी और राजस्थान के मध्य ये क्या बनाती है, 241 अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। तो 3 जिले इधर और 3 जिले इसके हैं, तो ध्यान रखेंगे आप कहाँ से कहाँ। देख सवाई माधोपुर के सामने श्योपुर है, करौली के सामने मुरैना और धौलपुर के सामने भिंड है। तो ये सीमा जो बनती है ये अंतर्राज्यीय सीमा बनती है, और इसी क्षेत्र में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, इसी क्षेत्र में सर्वाधिक बैडलैंड टोपोग्राफी पाई जाती है, ठीक है। और इसी क्षेत्र में सर्वाधिक बैडलैंड टोपोग्राफी पाई जाती है, और इसी क्षेत्र में डांग क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है, यानी सर्वाधिक डांग क्षेत्र भी यहीं पाया जाता है, डांग क्षेत्र, ठीक है।
और बीहड़ क्षेत्र भी सर्वाधिक यहीं पाया जाता है, बीहड़ क्षेत्र और कंद्रिका, कंद्रिकाएं। इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, इसी क्षेत्र में सर्वाधिक डांग क्षेत्र पाया जाता है। मैं बताऊंगा डांग क्षेत्र मतलब उबड़ खाबड़ स्थान यहीं पर है। बीहड़ क्षेत्र यानी बड़े बड़े दर्रे पड़े हैं, ठीक है, ये बीहड़ क्षेत्र। उत्खात स्थलाकृति बोलते हैं बीहड़ क्षेत्र को, ठीक है। और कंद्रिका मतलब गुफाएं पाई जाती हैं, तो ये इस क्षेत्र में पाई जाती है सर्वाधिक, कंद्रिकाएं, बीहड़ क्षेत्र और डांग क्षेत्र। तो चलो इसकी बात कर लेते हैं हम, डांग क्षेत्र की इनकी बात कर लेते हैं हम। देखिए आप, एक तो कौन सा डांग क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है। डांग क्षेत्र का मतलब उबड़ खाबड़ स्थान, डांग क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, करौली में। करौली को डांग की रानी कहते हैं। डांग का राजा किसे कहते हैं, धौलपुर को कहते हैं। धौलपुर को कहते हैं क्या, डांग का राजा कहते हैं, ठीक है। डांग कार्यक्रम कब चलाया गया था, डांग क्षेत्र 2004-5 में राज्य सरकार द्वारा डांग कार्यक्रम चलाया गया था, ठीक है, ठीक है। इसमें से डांग कार्यक्रम में इसको मतलब डांग क्षेत्र को कम करना था, उत्खात स्थलाकृति को कम करना, ठीक है, हाँ, विकसित करना था इस क्षेत्र को। कौन कौन से जिलों में चलाया गया था, जिले पूछे तो 8 जिले में चलाया गया था। कितने जिलों में चलाया गया, 8 जिले। कौन कौन से जिले, भरतपुर संभाग के 4 जिले। अब कौन कौन से आएंगे आपको देखेंगे, भरतपुर संभाग में 4 जिले कौन से हैं। कोटा संभाग के कितने जिले, 4 जिले। टोटल कितने जिले हो गए, 8 जिले। इन 8 जिलों में क्या चलाए गए थे, डांग क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया था। डांग की रानी करौली को कहते हैं, धौलपुर को क्या कहते हैं, डांग का राजा कहते हैं। डांग सर्वाधिक कहाँ है, करौली में। उत्खात स्थलाकृति, ठीक है, उबड़ खाबड़ जमीन को डांग कहते हैं, ठीक है। तो डांग किसे कहते हैं मैंने बता दिया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं बीहड़ क्षेत्र। बीहड़ क्या है, बीहड़ क्षेत्र क्या है। बीहड़ का मतलब होता है जैसे गुफाएं होती है ना, उस गुफाओं के रूप में जैसे कटाव कर देती है, बीच में दरारें पड़ जाती है, ठीक है, वो दरारें पड़ जाती है और ऐसे गुफा के रूप में बन जाती है, यानी उत्खात स्थलाकृति बन जाती है, उबड़ खाबड़ बन जाती है। डांग में तो क्या होता है, उठा हुआ भाग ये होता है, कोई कहीं उठा हुआ कहीं नीचा, वो डांग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, वितरिका जैसे नदी बह रही है, ये नदी बह रही है और उसमें यहाँ से कटाव हो गया, ठीक है, तो ये जो गुफा सी बन गई, ये सब क्या है, बीहड़ क्षेत्र है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है, बीहड़ क्षेत्र है, ठीक है। चलो अब देखिए हम बात करते हैं बीहड़ क्षेत्र की। बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ स्थित है, तो यह ध्यान रखिए, ये सर्वाधिक कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सवाई माधोपुर और धौलपुर, यानी धौलपुर प्लस सवाई माधोपुर में, धौलपुर और सवाई माधोपुर में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र। इसे उत्खात स्थलाकृति कहते हैं, उत्खात, यानी चंबल नदी द्वारा उत्खात स्थलाकृति को क्या कहते हैं, बीहड़ के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में से। उत्खात स्थलाकृति है, ठीक है, चंबल नदी बनाती है। कौन करती है, चंबल नदी द्वारा उत्खात स्थलाकृति बनाती है। कहाँ बनाई जाती है, तो बताइए सर, धौलपुर में और सवाई माधोपुर में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बीहड़, इसे डाकुओं की शरण स्थली भी कहते हैं, डाकुओं की शरण स्थली भी कहते हैं, स्थली भी कहते हैं, इसे डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। किसको, बीहड़ क्षेत्र को, ठीक है। डाकुओं की शरण स्थली और उत्खात स्थलाकृति बेडलैंड टोपोग्राफी भी कहते हैं, सर्वाधिक धौलपुर सवाई माधोपुर में पाई जाती है और चंबल नदी के द्वारा बनाई जाती है। भारत में सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृति का निर्माण चंबल नदी करती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और नोट में एक बात ध्यान रखेंगे, देखिए आप नोट में बाद में बताता हूँ, मैं एक थोड़ी सी और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। कंद्रिका का मतलब क्या होता है, गुफा होती है। कंद्रिका का मतलब क्या होता है, गुफा। ये गुफाओं का निर्माण कहाँ करती है, सर्वाधिक गुफाओं का निर्माण कहाँ करती है, कंद्रिकाओं का निर्माण तो आप ध्यान रखें कोटा में करती है, कोटा में सर्वाधिक। ये चंबल नदी गुफाओं के रूप में कहाँ निर्माण करती है, आकृति का, तो कंद्रिका बोलते हैं उसकी। कहाँ करती है, कोटा में करती है, ठीक है। और इसकी सबसे गहराई ज़्यादा कहाँ है, चंबल नदी की सर्वाधिक गहराई कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे चंबल नदी की सर्वाधिक गहराई कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे
केशोराय, केशोराय पाटन बूंदी में, केशोराय पाटन बूंदी में चंबल नदी की सबसे ज़्यादा गहराई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गहराई है। ये मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। ये मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध नदी है, प्रसिद्ध नदी है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक दर्रों से बहने वाली नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक दरों से बहने वाली नदी भी कौन सी? यही है। मैं जितने भी पॉइंट लिख रहा हूँ आप एक एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ठीक है, सर्वाधिक कंदरिका गुफाओं का निर्माण कोटा में करती है। इसकी गहराई ज़्यादा सर्वाधिक कहाँ है? केशोराय पाटन में है। जहाँ इसकी गहराई ज़्यादा है वहाँ पानी जब गिरता है, ठीक है, जब पानी गिरता है तो उसको वाटर सफारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वाटर सफारी यानी जब पानी गिरता है तो आवाज़ बहुत आती है। ठीक है, वाटर सफारी। ठीक है, केशोराय पाटन गहराई में पानी जब इसका ऊपर से गिरता है, ठीक है, जब ऊपर से गिरता है तो बहुत आवाज़ करता है। इसे हम वाटर सफारी के नाम से भी जानते हैं, वाटर सफारी। ठीक है, इस नदी को वाटर सफारी नदी भी कहते हैं। जब ऊपर से पानी गिरता है तो गरजता हुआ पानी ऊपर से गिरता है, ठीक है, ऐसे लहरें बनाते हैं। ठीक है, उसको वाटर सफारी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी को? चंबल नदी को। कंदरी का ध्यान रखेंगे, हर पॉइंट को ध्यान रखेंगे। मृदा भारत में पूरे राजस्थान की बात नहीं, पूरे भारत की बात करूँ, मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है कौन सी नदी? यही चंबल नदी। तो मृदा अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। केशोराय पाटन बूंदी में ज़्यादा इसकी गहराई है, गुफा कोटा में ज़्यादा बनाती है। ठीक है, सर्वाधिक दरों से बहने वाली नदी है और वाटर सफारी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डाकुओं की शरण बीहड़ क्षेत्र के बारे में ध्यान रखें। बीहड़ से पहले मैंने क्या बताया था? डांग क्षेत्र ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सिस्टम है। तो ये चंबल नदी के बारे में नॉर्मल बातें हो गई। अब हम बातें करते हैं चंबल नदी के बारे में। और देखिए आप, और बातें करें चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी पर बांध की बात करता हूं मैं। चंबल नदी पर बांध की बात करते हैं। ठीक है, चंबल नदी पर कौन कौन से बांध हैं? ठीक है, तो चंबल नदी पर हमने बांध की बात की। तो देखिए चंबल नदी पर बांध हमारे पास में 4 बांध आए थे। ठीक है, चंबल नदी पर हमारे पास कितने बांध आए थे? 4 बांध आए थे। ठीक है, ये चंबल नदी है और इसमें कितने बांध आए? टोटल 4 बांध। ठीक, एक बांध तो हमारे पास आया था कहाँ पर? तो आप बताएंगे सर गांधी सागर आया था। एक बांध तो आया था गांधी सागर बांध आया था एमपी में। ठीक है, और चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध है, चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध यही है। हाँ, चंबल नदी पर राजस्थान में सबसे बड़ा बांध कौन सा? तो राणा प्रताप सागर बांध, लेकिन गांधी सागर बांध एमपी में आया था। इसके बाद में आया था राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध आया था। कहाँ आया था? चित्तौड़ में। ठीक है, इससे 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इससे 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और विश्व के 3 बांध ऐसे हैं जो तीनों 100 किलोमीटर के दायरे में और जहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है। एक जवाहर सागर बांध आया था, जवाहर सागर बांध से 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है और तीनों बांध से विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, ये जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है? तो कोटा में स्थित है। ये क्या है? सहायक बांध है। किसका सहायक बांध है? तो आप बताएंगे सर ये राणा प्रताप सागर बांध का सहायक बांध है। ये राणा प्रताप सागर बांध का क्या है? सहायक बांध है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस बांध की स्थापना करवाई गई थी 1970 में। इस बांध की स्थापना करवाई थी 1962 और 63 में। इस बांध की स्थापना 1960 में करवाई गई थी, ध्यान रखेंगे आप। और इसके बाद में एक बांध आया था, उस बांध का नाम क्या था? कोटा बैराज बांध। ये इसके सिंचाई बांध के नाम से भी जानते हैं, सिंचाई बांध के नाम से भी जाना जाता है इस बांध को।
एकमात्र ऐसा बांध चंबल नदी पर जिससे सिंचाई होती है और कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है इसका। कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है, यानी सिंचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया सर्वाधिक है। और ये बांध राजस्थान का बड़ा बांध है। बड़ा बांध किसका? राजस्थान का। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आप बताएंगे राणा प्रताप। लेकिन चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध। ठीक है, विद्युत ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ठीक है, इससे सिंचाई होती है केवल, उसका कैचमेंट एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिंचाई क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र इसका ही है राजस्थान में। ठीक है, तो ये 4 बांध आप ध्यान रखेंगे। इन बांधों के बारे में मैंने बता दिया, 4 बांध कौन कौन से हैं। ठीक है, और 100 किलोमीटर के दायरे में ये 3 बांध ऐसे बांध है 100 किलोमीटर के दायरे में। ठीक है, तो विश्व में 100 किलोमीटर के दायरे में जिसमें तीनों बांधों से क्या होती है? विद्युत का उत्पादन होता है। वो ऐसे तो बहुत बांध हैं, 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बहुत है, लेकिन तीनों से विद्युत उत्पादन हो ऐसे विश्व में एकमात्र यही है। ठीक है, और इसमें देखिए इसके बाएं बात करें मैं और दाईं बात करूं। देखिए दाईं ओर से मैं बात करूं तो दाईं ओर कोटा और बूंदी को क्या होती है? सिंचाई होती है। इस बांध से दाईं ओर कहाँ? कोटा और बूंदी को सिंचाई होती है। लेकिन इसके बाईं ओर में बात करूं, बाईं ओर तो राजस्थान को और एमपी को, प्लस में कोटा को और प्लस में राजस्थान में 12 को सिंचाई होती है। बाईं ओर से राजस्थान से बाहर भी होती है। ठीक है, तो कोटा बैराज बांध से सिंचाई राजस्थान से बाहर भी होती है, एमपी में भी होती है। ठीक है, लेकिन बाईं ओर की बात करें तो दाईं ओर में केवल कोटा और बूंदी में होती है। ठीक है, और बाईं ओर है ना, बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर कोटा और 12 में होती है। ठीक है, उनमें से कोटा में 2 है। ठीक है, और 12 में कितनी है? 6 लिफ्ट नहरें निकाली गई सिंचाई के लिए। जो हम राजस्थान की परियोजना पढ़ेंगे वहाँ मैं डिटेल से बताऊंगा कौन सी परियोजना कहाँ स्थापित की गई है, कौन कौन सी नहरें निकाली गई है। ठीक है, फिलहाल ये बांध ध्यान रखेंगे आप, 4 बांध हैं। इन बांधों के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया कौन सा है और सबसे बड़ा बांध कौन सा? सबसे बड़ा बांध चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध ये है। राजस्थान में चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध ये है। तो आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ, चारों बांध के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते थोड़ा आगे चलते हैं। आगे मैं बात करता हूँ, देखिए दुर्गों की मैं बात करता हूँ। दुर्ग, चंबल नदी पर दुर्ग कौन कौन से? तो आप बताएंगे सर चंबल नदी पर एक तो कोटा बैराज है, कोटा पैलेस दुर्ग स्थित है। और चंबल नदी पर एक धौलपुर दुर्ग स्थित है। धौलपुर दुर्ग स्थित है चंबल नदी पर। एक गागरोन दुर्ग स्थित है। गागरोन दुर्ग स्थित है। कहाँ, किस पर स्थित है? काली सिंध प्लस आहू नदी पर स्थित है। ठीक है, ये दोनों किस पर आ रहे हैं? चंबल पे आ रहे हैं। ठीक है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग की मैं बात करूं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग और भैंसरोड अभयारण्य, ये देखिए ये है चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, शेरगढ़ दुर्ग की मैं बात करूं, शेरगढ़ दुर्ग, 12 वाला शेरगढ़ दुर्ग। ठीक है, इसे राजस्थान का कोषवर्धन भी कहते हैं। ये परवन नदी पर स्थित है। ठीक है, और परवन एक आया था हमारे पास में, मनोहर थाना दुर्ग, ये किस नदी पर स्थित है? तो आप बताएंगे सर परवन और काली सिंध नदी पर स्थित है। काली सिंध प्लस परवन नदी पर स्थित है। ठीक है, ये मनोहर थाना, शेरगढ़, भैंसरोडगढ़, गागरोन, धौलपुर, कोटा पैलेस। ठीक, इतने दुर्ग आपको ध्यान रखने। ठीक है, 5-6 दुर्ग हो गए, ये दुर्ग ध्यान रखें कौन कौन सी नदी पर स्थित। चंबल की सहायक नदियों पर दुर्ग थे, है ना? हाँ, ये बात ध्यान रखेंगे। दुर्ग के बाद में अगर हम देखें अभयारण्य की मैं बात करूं तो देखिए अभयारण्य की हम बात करें, अभयारण्य एक तो आया था भैंसरोडगढ़ अभयारण्य,
गढ़ अभ्यारण्य आया था, ठीक है। एक चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य था। एक आया था शेरगढ़ अभ्यारण्य, एक आया था मुकुंदरा हिल्स, एक जवाहर सागर अभ्यारण्य, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। देखिए भैंसकोटगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। चित्तौड़ में चंबल नदी के किनारे स्थित है। घड़ियाल अभ्यारण्य ये भी चंबल नदी के किनारे स्थित, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ये कोटा, ठीक है। चंबल घड़ियाल कोटा और झालावाड़ में, ठीक है। शेरगढ़ अभ्यारण्य की मैं बात करूँ, शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आप बात करेंगे सर ये शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां में स्थित है। बारां में कौन सी नदी? परवन नदी पर स्थित है, ठीक है। बारां में। मुकुंदरा हिल्स कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। झालावाड़ में स्थित है मुख्य रूप से। और कौन सी नदी पर स्थित है? तो आप बताएंगे सर आहू और पिपलाज नदी के संगम पर स्थित है। जवाहर सागर कहाँ स्थित है? कोटा में। कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है, ठीक है। तो ये अभ्यारण्य आप ध्यान रखेंगे चंबल नदी के संबंध में कि ये अभ्यारण्य से भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा अभ्यारण्य कौन सी नदी पर स्थित है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए आप इसके बाद में आपको ध्यान रखना है जलप्रपात ध्यान रखेंगे। कौन कौन से जलप्रपात आए थे? देखिए आप एक तो आया था चोलिया जलप्रपात, ठीक है। चोलिया जलप्रपात के बारे में ध्यान रखेंगे। चोलिया जलप्रपात का मतलब क्या होता है? जलप्रपात का मतलब होता है नदियाँ ऊपरी भाग से गिरती है तो जल की धाराएं बन जाती है, तो वो क्या है? जलप्रपात है। झरने का बड़ा रूप क्या होता है? जलप्रपात होता है, ठीक है। तो जलप्रपात की अगर बात करें तो सर चूलिया जलप्रपात की बात करूँ मैं, तो देखिए चूलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? पहली बात तो चित्तौड़ में स्थित है। चित्तौड़ में कौन सी नदी पर स्थित है? तो आप बताएंगे सर चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर स्थित है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। ऊंचा जलप्रपात है, कितना है? 18 मीटर ऊंचा। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात 18 मीटर चूलिया जलप्रपात है, चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। फिर इसके बाद में एक जलप्रपात आया था, कौन सा? भीमलत जलप्रपात आया था, ठीक है। भीमलत जलप्रपात आप ध्यान रखेंगे। ये कौन सी नदी पर आया था? मांगली नदी पर आया था। मांगली नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है सर? बूंदी में स्थित है। मांगली नदी पर बूंदी में स्थित है, ठीक है। कौन सा जलप्रपात है? भीमलत जलप्रपात स्थित है। और मैनाल जलप्रपात भी पढ़ेंगे हम आगे, जब बनास नदी पढ़ेंगे तब मैनाल जलप्रपात आएगा मैनाल नदी पर, ठीक है। ये भीमलत जलप्रपात स्थित है, ठीक है। धीर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कुकुन नदी पर भरतपुर में स्थित है धीर जलप्रपात। और अरणो जलप्रपात कहाँ स्थित है? धौलपुर में स्थित है, सॉरी जोधपुर में स्थित है। अरणो जोधपुर में स्थित है, ठीक है। मैं आपको बता दूं नोट में, अरणो जलप्रपात की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। धीर जलप्रपात कुकुन नदी पर कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे। देखिए ये कोई नदी पर नहीं है, ऊपर वाला अरणो ये शुष्क जलप्रपात है, ठीक है। जब पहाड़ी से बनता है, ठीक है, नदी पर नहीं है। धीर जलप्रपात कुकुन नदी पर भरतपुर में स्थित है, ठीक है। भरतपुर में स्थित है। तो अरणो जलप्रपात, धीर जलप्रपात, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैं नोट में एक और बता दूं आपको, मैनाल जलप्रपात है। मैनाल जलप्रपात मैनाल नदी पर स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है। ये जलप्रपात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और भारत के जलप्रपात और विश्व के जलप्रपात की बात करूँ तो मैंने भारत की ज्योग्राफी में बताया, आप डिटेल से वहाँ क्लास ले सकते हो, ठीक है। कि विश्व के कौन कौन से जलप्रपात प्रसिद्ध है, भारत के कौन कौन से जलप्रपात प्रसिद्ध है, सारी बातें हमने की थी। अब दोबारा हम टाइम पास या नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मैं 3 जलप्रपात ये
दो जलप्रपात हमने चंबल के संबंध में पढ़ लिया है और दो तीन मैंने और अलग से बता दिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये थे आपके क्या जलप्रपात, बात समझ लो। अब बात करूँ मैं सहायक नदियों की, तो सहायक नदियों में देखिए मैंने कुछ बातें तो बता दी आपको, कुछ बातें मैं सहायक नदियों में और बता देता हूँ आपको, ठीक है। सहायक नदी, सहायक नदियों में देखिए आपको ध्यान क्या रखना है। एक तो आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में, काली सिंध के बारे में। काली सिंध के बारे में ये ध्यान रखेंगे इसका उद्गम कहाँ से होता है, काली सिंध के बारे में, ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है, देवास से होता है, देवास से होता है, देवास एमपी से होता है, ठीक है। और चंबल की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी दाईं ओर से, चंबल की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी दाईं ओर से, बाईं ओर से सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, तो बनास नदी है, ठीक। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं, चाहे काली सिंध के बारे में मैंने और तो बता दी, वहाँ पर काली सिंध पर कौन कौन सी नदियाँ काली सिंध में मिलती हैं, ठीक है। नॉर्मल ध्यान रखना है, ठीक। आहू के बारे में ध्यान रखेंगे, आहू के बारे में इतना ध्यान रखेंगे, आहू नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आहू नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से, सुसनेर की पहाड़ियाँ, सुसनेर की पहाड़ियाँ एमपी से होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है, ठीक है, राजस्थान में कहाँ प्रवेश कर, नंदराय में प्रवेश करती है, कहाँ प्रवेश करती है, नंदराय में, नंदराय झालावाड़ में प्रवेश करती है, ठीक है। और ये कहाँ प्रवेश करती है, रायपुर में, और रायपुर झालावाड़ में प्रवेश करती है, झालावाड़ में प्रवेश करती है। ये दोनों प्रवेश ध्यान रखेंगे आप। तीसरा देखो, परवन नदी की बात करें, परवन नदी, ठीक है। परवन नदी मालवा के पठार से निकलती है, मालवा उद्गम, ठीक है। और खेड़ी बेरा में क्या करती है, ठीक है, झालावाड़ में क्या करती है, प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। नॉर्मल बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में एक नदी कौन सी थी, पार्वती थी। सहोरी क्षेत्र, सहोरे क्षेत्र से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, एमपी। और करियाहाट बारा में प्रवेश करती है, करियाहाट बारा में ये क्या करती है, प्रवेश करती है। नॉर्मल फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और राजस्थान में 2 बार सीमा बनाती है, एमपी और राजस्थान के मध्य, एमपी और राजस्थान के मध्य क्या बनाती है, 2 बार सीमा बनाती है, ठीक है। एक कुनू नदी थी, कुनू नदी राजस्थान में 2 बार प्रवेश करती है, एक तो मुसेड़ी बारा में और गोवर्धनपुरा कोटा में। इसके बारे में इतनी बात है। और कुनू नदी के बारे में एक बात और ध्यान रखेंगे, कौन सी बात, कि कुनू नदी अंतिम सहायक नदी है। किसकी अंतिम सहायक नदी है, तो आप बताएंगे चंबल नदी की अंतिम सहायक नदी है। एक त्रिवेणी संगम बनता है, वो ध्यान रखेंगे, रामेश्वर और सवाई माधोपुर में, वहाँ पर सीप नदी, चंबल नदी और बनास नदी त्रिवेणी संगम बनाता है। और रामेश्वर में, जिसे मीणाओं का प्रयागराज भी कहते हैं, जहाँ रामेश्वर मैंने लिखा था उसको मीणाओं का प्रयागराज भी कहते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, कुछ बात आप खुद नोट करेंगे, जो मैं बोलता हूँ बातें नोट किया करो, ठीक है। तो रामेश्वर में क्या है, मीणाओं का प्रयागराज कहते हैं, ठीक है। कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में। 3 नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ईज नदी मैंने बता दी, ईज कहाँ से निकलती है, चित्तौड़ से, और चित्तौड़ में मिल जाती है, ठीक है, चित्तौड़ मिल जाती है, चित्तौड़ से निकलती है। फिर बस बाद में कौन सी थी, ब्राह्मणी थी, इससे ऊपर कौन सी थी, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी कहाँ से निकलती है, हरिपुरा गांव की पहाड़ियों से निकलती है, चित्तौड़ से, और चित्तौड़ में मिल जाती है, ठीक है। फिर आया था कुनाल नदी, कुनाल नदी ऊपर माल के पठार से निकलती है और बूंदी में जाके मिल जाती है। मेज नदी कहाँ से निकलती है, बिजोलिया क्षेत्र से निकलती है, बिजोलिया क्षेत्र से मेज नदी निकलती है और बूंदी में मिल जाती है। और मेज में सहायक नदी कौन सी है, मांगली, वो मांगली है। मांगली पर क्या है, बूंदी में भीमपात जलप्रपात स्थित है। फिर एक नदी आई थी, उसका नाम था चाकण, चाकण बूंदी से निकलती है, बूंदी में मिल जाती है। ये सब सहायक नदियाँ थी, किसकी, चंबल नदी की सहायक नदियाँ थी, ठीक है। आप समझ पाए होंगे इस बात को, उम्मीद करता हूँ आप चंबल नदी के बारे में सभी डिटेल समझ पाए होंगे, ठीक है।
और अब हम पढ़ेंगे अगली नदी अगली क्लास में। वो नदी है कौन सी हमारी, बनास नदी।